हेलो गाइज, मैं विजय कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ह्यूमन आइज़ के बारे में हमने डिस्कस किए थे और कुछ बाकी रह गया था, तो उसी के आगे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ तक पिछले क्लास मैंने पढ़ा था, तो आप अगर नहीं देखे हैं पिछले वीडियो को तो पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको बेहतर समझ में आए। वहाँ मैंने स्टार्टिंग से इस चैप्टर को लिया है, आज ये उसका दूसरा पार्ट है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच, जो आप ही के दोस्त हैं या क्लासमेट है या जैसे भी हो, आप चाहते हैं उसका भी हेल्प हो, तो उसके बीच ये वीडियो को शेयर करें। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या था कि हम लोग यहाँ तक का सारा क्वेश्चन कर लिए थे, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, है ना। ये सारा पार्ट इस सब पे हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब आगे आता है कि कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, जैसे कि व्हाट इज़ मीन बाय पावर ऑफ एकमेंडेशन ऑफ आइस। तो ये हमने डिस्कस किए थे, थोड़ा बहुत रफली ऐसे हम लोगों ने बात कर लिया था कि क्या होता है पावर ऑफ एकमेंडेशन। फिर भी एक बार फिर से ओवरव्यू में कर देता हूँ कि क्या था इसमें। तो जैसे पावर ऑफ एकमेंडेशन क्या होता है, तो बोला जाता है कि जो ह्यूमन आइज होता है, तो ह्यूमन आइज में क्या है कि एक सिलियरी मसल्स होते हैं, ऐसे लेंस लगा रहता है, ऐसे आँख का जो सीन रहता है, यहाँ पे साइड में सिलियरी मसल्स का एक टुकड़ा सा लगा रहता है। और वो क्या करता है कि यहाँ का जो लेंस होता है ना, आई लेंस, उसको कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जब नज़दीक का चीज़ देखना हो तो वो फोकल लेंथ को उसका मतलब घटा देते हैं, और जब दूर का चीज़ देखना हो तो फोकल लेंथ को बढ़ा देते हैं। तो इसी घटना को, यानी कि जो कंट्रोल करते हैं लेंस के थिकनेस को, वही घटना को हम लोग क्या कहते हैं कि पावर ऑफ एकमेंडेशन। तो यहाँ लिखा भी है कि व्हेन द सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स मतलब वो ज़्यादा प्रेशराइज नहीं है, द आई लेंस बिकम्स थिन, ठीक है, और द फोकल लेंथ इंक्रीजेज, इस केस में फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है, एंड द डिस्टेंस, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली विजिबल हो जाता है। वहीं पे अगर हम लोग नियर बाय ऑब्जेक्ट को अगर देखते हैं ना, तो सिलियरी मसल्स अपने आप को कंट्रैक्ट कर देता है, मतलब थिक कर लेता है, यही हाथ थिक रहा, दस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस वो डिक्रीज हो जाता है, एंड द नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर वाला, नज़दीक वाले चीज़ को जो होता है वो विजिबल हो जाता है, एंड हैंस द ह्यूमन आइज इज़ एबल टू एडजस्ट द फोकल लेंथ टू व्यू बोथ डिस्टेंस, चाहे वो डिस्टेंट हो या नियर बाय ऑब्जेक्ट, दोनों को रेटिना पे फोकस करने के काबिल हो जाता है। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकमेंडेशन। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि किसको बोलते हैं पावर ऑफ एकमेंडेशन। आप एक बार नोट्स कॉपी बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसका नोट्स बनाइए अपना घर में, तो आपको और ज़्यादा मतलब रिवीजन हो जाएगा आपका। और वैसे जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इसे ले सकते हैं। इतने अच्छे नोट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास सबसे बेस्ट कलेक्शन है सभी नोट्स का। दिन भर मैं इसके पीछे लगा रहता हूँ, तो मेरी मेहनत को आप लोग भी सफल बनाएं, थोड़ा शेयर करके, और लाइक वीडियो को करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। दूसरी बात, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है वो है क्या, एक पर्सन है विथ ए मायोपिक आइज, ठीक है। मायोपिक आई मतलब वो एक पीड़ित है एक रोग से, है ना, जिसको बोलते हैं मायोपिक। हम लोग बात किए थे जो डिजीज के बारे में, उसमें से एक था हाइपरमेट्रोपिया, एक मायोपिया था। तो यहाँ मायोपिक आइज है। मायोपिक में हमने पढ़ा था कि जिस ऑब्जेक्ट को नज़दीक का चीज़ दिखाई देता हो और दूर का नहीं दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं कि इसको मायोपिक हो गया है। तो ये बोल रहा है कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टेंटली, मतलब उससे पीछे जो है सो उसको नहीं दिखता है। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। तो किस टाइप का यूज़ करेगा, तो देखिए हम लोग ये समझते हैं कि ए पर्सन इज एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है, देख लेता है नज़दीक का, बट ही इज़ अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर से ज़्यादा दूर रहता है तो उसको नहीं दिखाई देता। दिस हैपन बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसके जो यहाँ लेंस का जो पावर है ना, वो एक तरह से कह सकते हैं बढ़ गया, या फिर फोकल लेंथ घट गया होगा इसका,
तो ऐसे करके दूर का जो रे आ रहा था इसके पास, जैसे आया होगा तो इसको ऐसे करके ना जल्दी से मुड़ गया, यानी कि रेटिना यहाँ था तो इसको मुड़ना यहाँ चाहिए था, दोनों एक दूसरे से मीट करना चाहिए, बता आगे मीट कर गया, इसके कारण इसको दिखाई नहीं देगा। अब इसके लिए क्या उपाय करेंगे, तो यहाँ बीच में एक वो लेंस लगा देंगे जो इसका लाइट को थोड़ा क्या करे, फैला दे ऐसे। तो यहाँ देखिए वही काम किया गया है, इस लेंस को जैसे लगाया तो ये लाइट को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, उसके बाद जब ये इसको मीट कराएगा तो यहाँ नहीं मीट करा पाएगा और ये रेटिना पे सही जगह पे मीट कराएगा। और इस तरह से लगेगा इस आदमी को कि ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है बल्कि डॉटेड लाइन से ऐसे लगेगा कि यहाँ पे है और उसको क्लियरली विजन हो जाएगा। तो ये हमने आगे ही दूसरे क्वेश्चन को पढ़ा। उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आइज विथ नॉर्मल विजन। अगर नॉर्मल विजन का बात करें तो फार पॉइंट होता है वो इन्फानाइट हो सकता है कहीं भी, और नियर पॉइंट का बात करें तो 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल, अगर किसी तरह का डिफेक्टिव ना हो तो यही बोला है इसमें भी कि द नियर पॉइंट ऑफ आई इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आइज विच कैन बी सीन, मतलब जो नज़दीक से नज़दीक दूरी जो उसको क्लियरली विजन होता है उसको उसका नियर पॉइंट कहा जाता है। जैसे कि फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आइज, जो नॉर्मल ह्यूमन आइज जो रहता है ना उसका जो नियर पॉइंट होता है जो देखने का वो है 25 सेंटीमीटर, उतना तक वो बिना कोई स्ट्रेस का देख सकता है। उससे दूर उससे नज़दीक देखने में देख तो उसको भी सकता है लेकिन उसमें स्ट्रेस आने लगेगा आँख में। बोला द फार पॉइंट ऑफ एन आइज, तो फार पॉइंट कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर बात किया जाए तो वो हो सकता है इनफाइनाइटली। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चंस। और इससे आगे बढ़े तो अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्टूडेंट है हैज़ डिफ़िकल्ट रीडिंग टू ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, सबसे पीछे बैठा हुआ और उसको बोर्ड देखने में दिक्कत हो रहा है। व्हाट शुड बी द डिफेक्ट द चिल्ड्रन इज सफ़र फ्रॉम, किस तरह का डिफेक्ट से चल रहा था। हम बोले थे कि नज़दीक का चीज़ इस बंदे को दिख रहा है, यानी कि ये लास्ट रो में बैठा हुआ और ब्लैक बोर्ड मतलब दूर का चीज़ उसको नहीं दिख रहा है और नज़दीक का दिख रहा है, तो नज़दीक का जब दिखता है तो उसको मायोपिक बोलते हैं। तो स्टूडेंट हैज़ डिफ़िकल्ट टू रीड ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, तो इट्स सो दैट अनेबल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली को नहीं दिख पा रहा है उसको, इसलिए ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, है ना, मायोपिया से चल रहा है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड, इसको कन्वेक्स जो कनकेव जो लेंस होता है, यानी कि ये अभी जो ऊपर हमने डिस्कस किया यही वाला लेंस से इसको ठीक किया जा सकता है। अब आगे आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये फिगर जो है सो बना हुआ क्वेश्चन में आ जाता है और आपसे कोई भी पार्ट्स का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या इसमें पूछ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म है ये जो आप देख रहे हैं, ये एक प्रिज्म है। तो बोला है प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, तो बोला गया प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल एलिमेंट होता है विच रिफ़र करता है लाइट को। इसमें क्या होता है कि लाइट ऐसे जाता है और ऐसे जाता है, तो यहाँ जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में, यानी कि तो ये प्रिज्म हो गया ना, तो ये एयर मीडियम था, तो एयर मीडियम से जब प्रिज्म में घुसेगा तो ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है क्योंकि ये रेयर मीडियम कहलाता है और ये डेंसर मीडियम, तो ऐसे करके एंटर करता है। और जैसे यहाँ पे इसके कारण ये रास्ता अपना बेंड कर लेता है, फिर जब यहाँ पे आता है तो यहाँ से देखता है तो ये प्रिज्म से एयर में जा रहा है, यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो डेंसर से रेयर मीडियम में जब जाता है तो लाइट जो है सो नॉर्मल से दूर हटता है। ये हम अच्छे से बताएंगे जब हम लाइट चैप्टर, इसके बाद वही चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो लाइट चैप्टर को जब बताएंगे ना तो इसके बारे में पूरा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में डिटेल से समझाएंगे। तो तब तक के लिए इतना समझिए, है ना। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या पूछेगा। तो हम कह रहे हैं कि ये डायग्राम ना आपके सामने बना हुआ आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका पार्ट्स का नाम पूछा जाएगा कि ये पार्ट्स को क्या बोलते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ का एंगल आपसे पूछ दिया, ये इसका नाम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ वाले आई है, ये देखिए इसका नाम क्या बोल सकते हैं, यहाँ आर है उसका नाम क्या बोल सकते हैं,
इस वाले रे को क्या बोलते हैं, इस वाले रे को क्या बोलते हैं। तो इस तरह से कई क्वेश्चंस यहाँ पे एराइज हो सकते हैं। तो एक देखिए यहाँ पे पी है, पी ये वाला हुआ, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्लियर है। उसके बाद आ जाइए ई एफ में। तो ई और एफ देखिए यहाँ पे है। ई एफ जो होता है वो रिफ्लेक्टेड रे होता है, आई होप आप लोगों को पता होगा, इतना कॉमन बात। उसके बाद यहाँ जो अलग है वो है एफ एस। यहाँ देखिए एफ एस, यानी कि एक बार रिफ्लेक्शन होने के बाद जब मीडियम से बाहर निकलता है ना, तो उस लाइट को हम लोग कहते हैं क्या, इमरजेंट रे, इस वाले को इमरजेंट। और यहाँ जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। सारे चीज़ को मैंने यहाँ एक भी चीज़ छोड़े नहीं है, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, तो याद रहे। यहाँ पे आई जो दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद यहाँ पे आर दिख रहा है, आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एंगल जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं, तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। एंगल ऑफ इमरजेंट किसको बोलते हैं, तो नॉर्मल के साथ जो इमरजेंट रे एंगल बनाता है उसको हम लोग इमरजेंट रे कहते हैं। और एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं, तो यहाँ देखिए ये एक्चुअल में ये इधर मुड़ गया था, लेकिन इसका एक्चुअल पाथ ऐसा था, तो ये सीधा रास्ता में जाता, और ये जो इधर चल रहा है, तो ये भी अगर पीछे के साइड में देखें तो ये ऐसा आता। तो बोला जाता है यहाँ पे जो एंगल बनता है ना इस तरह का, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। और यही सेम चीज़ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, तो उतना ये सब मैंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद है डिस्पर्सल ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। होता है क्या है कि वाइट लाइट जो सन होता है, ठीक है, तो सन से जो लाइट आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं वाइट लाइट। वाइट लाइट में कितने कलर मिले हुए रहते हैं, तो 7 कलर जो है सो उसमें मिले हुए रहते हैं, 7 कलर मिल के और ये इसका फॉर्मेशन करता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने अच्छे से डायग्राम से मैंने समझाया है इसमें कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो बोला जाता है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर द प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म में जैसे वो एंटर करेगा, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रहा है, बिकॉज लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अच्छा, रेयर और डेंसर में जिसको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो बता दें कि रेयर और डेंसर क्या है, कंपेयर वाला वर्ड है। ये वाला अगर ग्लास है और यहाँ एयर है, तो एयर थोड़ा कम डेंसिटीज़ का होता है ग्लास के तुलना में, इसलिए ग्लास को हम लोग डेंसर मीडियम और एयर को रेयर मीडियम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझिएगा। अगर हम लोग ग्लास और वाटर में तुलना करें तो वाटर रेयर मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा। और ये ग्लास के अलावा अगर हम कुछ ऐसे दूसरा सीट वूड का बात करें जो इससे ज़्यादा डेंसिटीज़ का होगा, तो फिर ये रेयर बन जाएगा ग्लास, और फिर वो जो दूसरा मीडियम होगा वो डेंसर में आ जाएगा। तो इस तरह से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो वही बोला गया है कि ड्यू टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, जैसे एंगल ऑफ प्रिज्म बनता है, प्रिज्म से मतलब जैसे वो पास होता है लाइट, तो एंड ड्यू टू द डिफरेंट वेवलेंथ के कारण बोला गया है कि वाइट लाइट, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट, द इमरजेंट रे गेट सेग्रेटेड इनटू डिफरेंट कलर। होता ये है कि अभी हम आगे दिखा रहे हैं एक डायग्राम से, आपका सब क्लियर हो जाएगा। ये रहा, ये जो होता है इसमें क्या बताया गया है कि जब एक प्रिज्म है, अब प्रिज्म से वाइट लाइट गया, तो वाइट लाइट से जैसे वो जाता है तो इसका वेवलेंथ, सारे कलर का जो 7 कलर है सबका वेवलेंथ जो है ना सो अलग अलग होने के कारण सबका स्पीड जो होता है इसमें, इस प्रिज्म में, वो अलग अलग हो जाता है, जिसके कारण सबसे तेज़ स्पीड से जो जाता है वो रेड कलर जाता है, ठीक है, रेड कलर। और सबसे अगर कम का बात किया जाए तो ये वॉलेट कलर का जाता है। तो जो सब यानी कि इसका वेवलेंथ मोर हो जाएगा, ठीक है, वेवलेंथ को इससे इस लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे ग्रेटर इसका हो जाएगा और इसका सबसे मिनिमम हो जाएगा। तो जिसका ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड कलर का, वो जल्दी से यहाँ से पास हो जाता है और ये कम बैंड हो पाता है, जबकि बैंगनी यानी कि जिसको वायलेट कलर कहते हैं वो सबसे ज़्यादा ये हो पाता है। तो इसको इसका ऑर्डर सहित याद रखना पड़ेगा आपको, कैसे इसको याद कर सकते हैं। तो याद रखने का आसान तरीका है, ठीक है, यहाँ पे 6 ही है, एक यहाँ पे मिसिंग कर दिया है, जैसे लिखा नहीं है ना। वॉलेट के बाद इंडिगो होना चाहिए, इंडिगो यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसका याद करने का तरीका एक सिंपल सा वर्ड VIBGYOR, ठीक है, विविग्योर इसको बोला जाता है। याद रखने का ये एक सिंपल सा वर्ड है, इसको याद रख लीजिए किसी भी तरह से, जैसे हमने इसे याद रखा है, क्योंकि मेरा नाम से ये पूरा
वर्ड्स बना हुआ है ना। जैसे वी से जैसे हम अपना नाम लिखते हैं VIJY, ठीक है, और ROY, तो देखिए ये ROY से आपको यहाँ मिल जाएगा ROY, है ना, उल्टा। और VIBZ ऐसा करके हम याद रख सकते हैं अपना नाम, थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी मैच कर जाता है ना, तो इस तरह से याद हो जाएगा। उसके बाद आता है रेनबो फॉर्मेशन। तो रेनबो फॉर्मेशन में क्या हुआ, आपने देखा होगा आकाश में इस तरह का कलरफुल पट्टी बन जाता है ना, जो रेनबो का फॉर्मेशन करता है। तो रेनबो कैसे बनता है, तो होता है क्या है कि ये 7 कलर में डिवाइड तब होता है जब वाइट लाइट कहाँ से गुजरे, एक प्रिज्म से होके गुजरे। अब प्रिज्म तो यहाँ हवा में कौन बनेगा, तो जैसे पानी पड़ता है ना ऊपर से, रेन होता है, तो उस समय जो है सो एटमॉस्फेयर में उसके कुछ देर तक वाटर ड्रॉपलेट्स ना हैंगिंग करता है एटमॉस्फेयर में। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स में जब एयर वो लाइट जो पड़ता है ना, तो ये एक प्रिज्म जैसा काम करता है, बिहेव करता है। तो ये देखिए ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, समझ लीजिए। इसमें जैसे सनलाइट एंटर करेगा ना, तो ये एक बार रिफ्लेक्शन नहीं होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है, 2 बार। देखिए 2 बार हुआ है, उसके बाद जो है सो ये 7 कलर में आके इधर इमरजेंट मतलब निकल जाता है। तो इस तरह से ये 7 कलर में बढ़ जाता है और इसके कारण रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमेशा इसीलिए सन इधर है तो उसका जस्ट ऑपोजिट साइड में हमेशा रेनबो बनता है। तो बोला गया है रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर अ रेन शॉवर। तो इट इज़ कॉज बाय द डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। हमने बताया था अभी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फिर द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, ठीक है, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन, मतलब 2 बार होता है, व्हेन इट कम्स आउट टू द रेन ड्रॉप्स। तो बोला है ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्रैक्शन डिफरेंट कलर रीचेज द ऑब्जर्वर ऑफ आइज। तो क्लियर है, यहाँ से ये डायग्राम था। उसके बाद आता है क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि हम लोग जब यहाँ पे अर्थ है तो अर्थ के इर्द गिर्द यहाँ पे पूरा एयर रहता है। तो सबसे ज़मीन में नया बहुत ज़्यादा डेंसिटी का एयर रहता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं इसका डेंसिटी कम होने लगता है। तो एक तरह से जो लाइट ऊपर से आ रहा है ना, तो उसको लगातार ऊपर में कम डेंसिटी यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट का एंटर करना होता है, इसलिए वो हमेशा नॉर्मल की ओर मुड़ते जाता है और वो सीधा रास्ता में नहीं ट्रैवल करके कर्व पाथ ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह का घटना को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। तो यहाँ पे बोला गया है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द शिफ्ट इन apparent डायरेक्शन ऑफ सेलेस्टाइल ऑब्जेक्ट कॉज बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे एज दे पासेस थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। क्लियर है। तो इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण बहुत सारी घटनाएं हमारे अर्थ में होती हैं जो हम लोग को दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि उसमें से पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। स्टार का ट्विंकलिंग करना यही एक इसी के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है, क्योंकि हम लोग का स्टार जो है सो काफ़ी दूर में रहता है और वहाँ से जब वो उसका लाइट अर्थ की ओर आता है तो अर्थ बहुत दूर में रहता है। यहाँ तक आने से पहले उसको बहुत सारा एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ेगा। तो लगातार ये जो है सो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ये जाते रहता है। तो ये सीधा रास्ता ना बन के ऐसे करके टेढ़ा रास्ता ये कवर कर लेता है। तो जिस डायरेक्शन से हम लोग का आँख में लाइट घुसता है तो हम लोग को लगता है स्टार जो है सो इधर है, मतलब उसी डायरेक्शन में लगता है। तो इस तरह का डेंसिटी अलग अलग होने के कारण क्या होता है कि ये जो लाइट है, लाइट का अमाउंट वो कभी कभी कम मात्रा में हम लोगों के आइज़ में एंटर करते हैं तो कभी कभी ज़्यादा मात्रा में, जिसके कारण हम लोगों को लगता है कि स्टार जो है सो ट्विंकल करता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, समझिए। यहाँ पे एक बार हम इसको रीडिंग भी कर देते हैं आपके सामने। तो बोला स्टार इमिट देयर ऑन लाइट एंड दे ट्विंकल ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर 1 नंबर में आए तो इतना लिख दो, काफ़ी है। स्टार आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, बहुत दूर है। हैंस दे आर कंसिडर्ड एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, बोला जाता है पॉइंट सोर्स है, बहुत छोटा है। बोला क्या, व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर तो इट गेट रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रिफ्लेक्ट होता है
रिफ्लेक्ट नहीं होता बल्कि रिफ्रैक्ट होता है ना। रिफ्रैक्ट मतलब दूसरा चीज़ होता है, रिफ्लेक्ट मतलब दूसरा होता है, आप जानते होंगे, और नहीं तो लाइट चैप्टर में अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। तो एट अ डिफरेंट लेवल में अलग अलग तरह रिफ्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ देयर डेंसिटीज़ ऑफ, जो डेंसिटीज एयर का जो डेंसिटी है उसके कारण रिफ्रैक्शन होता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ द एटमोसफेयर। व्हेन द स्टार लाइट रिफ्लेक्ट बाय द एटमोसफेयर कम्स मोर टुवर्ड, जब ज़्यादा आता है, इट अपीयर्स ब्राइटर देन व्हेन इट्स कम्स लेस वाटर, जो है सो टुवर्ड हम लोग के पास जब कम लाइट आता है तो वो थोड़ा लगता है कि डिम हो गया। देयरफॉर इट अपीयर्स एज द स्टार आर ट्विंकलिंग एट नाइट। क्लियर है? यहाँ पे डायग्राम थोड़ा बहुत मैंने समझा दिए हैं, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। जब भी स्टेटमेंट लिखे तो इसी ढंग से लिखना चाहिए, काफ़ी सही रहेगा। उसके बाद आते हैं दूसरा घटना क्या होता है एटमॉस्फेयर में इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, तो पहला है। उसका दूसरा घटना है कि एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ठीक है, होता क्या है कि ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया है, ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, देखने वाला बच्चा है ना, या जो भी इंसान है, तो इस वाले लेवल को बोलते हैं हॉरिजेंटल लेवल, है ना, हॉरिजन जिसको बोलते हैं। तो होता क्या है कि सन कभी कभी जब सन जो है सो क्या कहते हैं उसको सेट कर जाता है ना, डूब जाता है जब, तो वो ऐसे रहता है। जब मान लीजिए उसका उदय हो रहा है, थोड़ा देर पहले होगा अब उदय, तो होता है क्या है कि यहीं पे है, अभी देखिए हॉरिजन से ऊपर जाएगा तब उसको सनराइज कहते हैं कि सनराइज हो गया, बट अभी नीचे ही है, लेकिन इसका सनलाइट तो हर जगह जा रहा है। तो इसका सनलाइट कोई इधर एटमॉस्फेयर में गलती से एंटर कर जाता है ना, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने के कारण ये अपना रास्ता बदल के और ऐसे कर्व रास्ता बना के और ऑब्जर्वर के आंख में एंटर कर जाता है, जिसके कारण ऑब्जर्वर को लगता है, ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, जिस डायरेक्शन से लाइट घुसता है ना तो उसको लगता है सन उधरे है, तो सन एक्चुअल में उधर नहीं है, यहाँ है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होके ऐसा गया ना, तो इसको लगेगा कि यहाँ पे है। अब बताइए, ये एक्चुअल में तो यहाँ था, लेकिन इस आदमी को लग रहा है कि यहाँ पे है। तो वही बोला गया कि यहाँ से यहाँ तक उसको जब जाएगा वास्तव में ना, तब तक उसको 2 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं 2 मिनट पहले जो है सो हम लोग को दिखने लगता है सन की राइज हो चुका है, बट एक्चुअल में होता नहीं है। वहीं पे यहाँ पे जब सेट होगा, सन सेट करेगा, तो उस समय भी यही काम होता है। होता है क्या है कि सन आके डूब जाता है और यहाँ तक पहुँच जाता है ना, तब भी ऑब्जर्वर के पास लाइट आते रहता है इस घटना से, और लगता है कि अभी भी सन डूबा नहीं है, यहीं पे है। तो यहाँ भी यहाँ तक आने में एक तरह से 2 मिनट का समय लग जाता है, और इस तरह से 4 मिनट का समय दिन का जो है सो बढ़ा देता है। कौन? ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण जो है सो बढ़ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में समझने वाले थे। यहाँ लिखा था क्यों एडवांस सनराइज और डिले सनसेट होता है, तो बोला था सन इज़ विजिबल टू अस 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर तक दिखते रहता है द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन्स द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजन बाय द सन। वही बोला कि एक्चुअल सनराइज का मतलब होता है हॉरिजन को पास कर देना, तब वो कहलाता है सनराइज है। द बिलो फिगर सो दैट क्या, तो एक्चुअल एंड जो अपेरेंट पोजिशन ऑफ द सन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजन। तो बोला द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपेरेंट सनसेट इज अबाउट 2 मिनट। तो बोला द अपेरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन, जो सन डिस्क है एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू द शैम फेनोमेनन। यही घटना के कारण वही बोला कि 2 मिनट इधर और 2 मिनट इधर, कुल मिला के 4 मिनट का समय ये लगा देता है एक्स्ट्रा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे चलने वाले हैं, जिसका मतलब होता है, जिसका वो टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो होता है क्या है कि हम लोग का एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटा छोटा गंदगी रहता है ना, जिसमें सन का लाइट आके पड़ता है ना, तो उस गंदगी में, उस कण में पड़ने के कारण, पार्टिकल्स में पड़ने के कारण वो उसका लाइट को स्कैटर्ड कर देता है, फैला देता है ऐसे। तो यहाँ पूछा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, बोला गया इन एयर पार्ट ऑफ सनलाइट इज स्कैटर्ड, बहुत सारा पार्ट जो है इसका स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है। तो स्मॉल पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या टिन्नी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड डस्ट पार्टिकल के कारण ऐसा होता है, स्कैटर्ड करता है फोटोन्स द मोर, प्लस द शॉर्टर देयर वेवलेंथ ही, जिसके पास वेवलेंथ कम होता है जो लाइट का ना, क्योंकि 7 लाइट होता है वाइट लाइट में, तो जिसमें कम वेवलेंथ होता है वो ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाता है। देयरफॉर इन द स्कैटर्ड लाइट द शॉर्ट वेवलेंथ प्रीडोमिनेटेड द
प्रिमिटिव द स्काई अपीयर्स ब्लू, ब्लू क्यों दिखता है, तो भाई ब्लू कलर का जो शॉर्ट वेवलेंथ होता है ब्लू कलर के पास, तो वो जो है सो स्कैटर्ड हो जाता है पूरा स्काई में, जिसके कारण हम लोग को नीचे से ब्लू दिखने लगता है। वो बोला वाइल्ड डायरेक्ट सनलाइट इज समवॉट येलो वाइज, है ना, और इवन रेडिश व्हेन द सन इज़ वेरी लो। तो यही चीज़ होता है। यहाँ पे हम दिखाए हैं कि छोटा छोटा पार्टिकल्स है छोटा छोटा पार्टिकल है, सन का लाइट उसमें आके टकराता है और पूरा फैल जाता है, तो इसको बोलते हैं क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और क्या घटना होता है इसके कारण तो उसके बाद आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट लगभग हर क्लास में हम लोग को देखने को मिलता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो बोला गया है कि जब जैसे कि हम रात के समय में अगर कार चला रहे हो तो कार का हेडलाइट के सामने बहुत सारा एक विजिबल पाथ हो जाता है कि कैसे रे जा रहा है ना, ये हम लोग को दिख जाता है उस लाइट के ये वाले में, और बहुत सारा धूल कण यहाँ उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो उसी घटना को कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो बोला द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजीनस मिक्सर ऑफ मिनट पार्टिकल, बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल है हमारे अर्थ में। प्लस दीज पार्टिकल्स इंक्लूड स्मॉग हो सकता है, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, है ना। बोला गया व्हेन द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल्स के साथ जब स्ट्राइक करता है वो जब लाइट, तो बोला द पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल, दिखने लगता है उसका रास्ता। तो बोला गया द लाइट रीचेस अस, हम लोग तक पहुंचता है आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड, या बोला गया कि डिफ्यूजली बाय दिस पार्टिकल। तो बोला द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट, तो यही टिंडल इफेक्ट का परिणाम होता है। बोला दिस फेनोमेनन इज सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल, ठीक है। तो एक छोटा सा, अभी हम लोग क्या करें कि मान लीजिए कोई एक टाइल्स वाला या खपड़ेल, पहले ज़माने के खपड़ेल हुआ करता था घर में, तो खपड़ेल में मान लीजिए एक होल हो गया किसी तरह से, तो वहाँ से जब लाइट एंटर करेगा ना, तो भी यहाँ का रास्ता जो है सो उस लाइट का रास्ता विजिबल हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो भी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ क्नॉपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, वही हुआ, बहुत सारा मान लो फॉरेस्ट है पूरा डेंस, और एक जगह पे थोड़ा सा जगह है और उसमें से सनलाइट एंटर कर रहा, तो वहाँ भी हमको उसका रास्ता जो है सो विजिबल होगा, तो वो भी कहलाएगा टिंडल इफेक्ट। तो कई तरह से हो सकता है। यहाँ बोला व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, क्यों होता है ब्लू, तो इसका वही वजह है। बोला गया है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल पार्टिकल्स, दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। क्या होता है कि ऊपर से सनलाइट आ रहा है, तो इसमें से 7 कलर आ रहा है ना, तो जिसमें सबसे कम वेवलेंथ है वो होता है जो वॉलेट कलर का रहता है या ब्लू कलर तक का, ये सब कम वेवलेंथ वाला रहता है। तो इस 7 में से वो जो ब्लू कलर वाला लाइट होता है ना, कम वेवलेंथ वाला, उसको पार्टिकल बहुत तेज़ी से स्कैटर्ड करा देता है हर जगह, जिसके कारण ऊपर का रंग जो है सो स्काई का ब्लू कलर का दिखने लगता है। तो वही बोला द रेड लाइट के पास बहुत ज़्यादा वेवलेंथ होता है, अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर होता है ब्लू लाइट से। बोला दस व्हेन लाइट पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर द फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर्ड द ब्लू कलर, ठीक है, मोर स्ट्रांगली देन रेड, तो रेड को नहीं ज़्यादा कर पाता है, ये ब्लू को करता है। तो स्कैटरिंग ब्लू लाइट एंटर आवर आइज इफ़ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर मान लो एटमॉस्फेयर नहीं रहता अर्थ में तो इस तरह का स्कैटरिंग नहीं होता है, और इस तरह से स्काई जो है ना सो हम लोग को डार्क दिखाई पड़ता है। वैसे भी एस्ट्रोनॉट जब ऊपर जाता है स्पेस में तो उसको वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं रहता है, जिसके कारण उसको डार्क दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। द स्काई अपीयर्स डार्क पासिंग फ्लाइंग, बोला है कि पैसेंजर्स फ्लाइंग एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड एज स्कैटर्ड इन इज नॉट प्रोमिनेंट एज सच हाइट, ठीक है। तो इस तरह से हो गया इसका काम। उसके बाद है दूसरा, वो ये है कि कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। होता क्या है कि सनसेट जब करता है या सनराइज करता है तो उस समय हम लोग का जो सन का जो कलर होता है वो रेड कलर का दिखता है। तो इसका क्या वजह है, तो यहाँ भी ये भी होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। तो जब लाइट एंटर करता है, देखिए यहाँ पे अगर ये नियर हॉरिजन रहता है जब सनसेट होता है, तो बोला गया कि जब
सनसेट होता है या फिर सनराइज करता है ना, तो हम लोग के पास से वो काफ़ी दूर में रहता है वो सन, तो वहाँ से यहाँ तक आने में ना इसका सारा लाइट स्कैटर्ड हो जाता है सिवाय रेड का, क्योंकि रेड जो होता है उसके पास मोर वेवलेंथ होता है और वो यहाँ तक आते आते अपना रेड कलर को ही सिर्फ ला पाता है, इसलिए ये रेड विजिबल होता है, हम लोग को दिखता है। तो वही बोला गया कि लाइट फ्रॉम द सन नियर टू द हॉरिजन पासेस थ्रू अ थिकर लेयर ऑफ एयर एंड लार्ज डिस्टेंस इन द अर्थ एटमोस्फेयर बिफोर रीचिंग आवर आइज। तो इतना हम लोग तक पहुंचने में उसको लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। हाउएवर लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, ठीक है। और यहीं पे यहाँ पे जब रहता है ना तो इसको थोड़ा कम डिस्टेंस वो मतलब कवर करता है हम लोग तक पहुँचने में। तो इसमें ना रेड लाइट के सिवा दूसरा लाइट भी आ जाता है, क्योंकि कम डिस्टेंस होने के कारण उतना स्कैटर्ड नहीं हो पाता है। तो वही बोला गया नियर द हॉरिजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स, देयरफॉर द लाइट दैट रीचेस आवर आइज, हम लोग के आँख तक जो पहुँचता है ना, इज द लॉन्गर वेवलेंथ, दिस गिव्स राइज टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन। तो यही कारण है कि सन रेडिश कलर का दिखाई पड़ता है। तो यही था इस चैप्टर का कहानी, और इसमें से और बहुत सारे क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में जब सब चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो हम इसमें क्या करेंगे कि सारा क्वेश्चन को एक एक करके क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है ह्यूमन आइज कैन फोकस ऑब्जेक्ट इतना, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, है ना। तो इस तरह से कई क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए ये है, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। तो अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। इतनी मेहनत करता हूँ तो उसके लिए आपसे पैसे नहीं लगते हैं, बस आप थोड़ा सपोर्ट कर दें, बस इतना काफ़ी होगा। तो उसके बाद सारा क्वेश्चन भी आप देख लें, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लेके इसको रीड कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप हमेशा मैसेज कीजिए और हम रिप्लाई देंगे। कोई भी नोट्स PDF चाहिए वो भी देंगे। तो ये हुआ। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि सारी वीडियो आप तक जैसे हम अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक मिलती जाएगी, है ना। और शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी दोस्तों जो भी हैं सबके बीच शेयर करें और हमारे चैनल को थोड़ा सफल बनाएं, है ना। तो इस तरह से आज के वीडियो यहीं तक। तो आज के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद।